गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिस्कस करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा था हम लोगों का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर ओवरव्यू चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो डिटेल्स डिस्कशंस अभी चल रहा है उसमें हम लोग करंटली जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे है दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आई होप आप लोगों को याद है। लास्ट क्लास बाई चांस नहीं हो पाया था ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, बट आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस सोर्स से हम लोग पैसा उठाते हैं, लाइक लोन हो जाए, ठीक है, डिवेंचर हो जाए, बॉन्ड हो जाए, सबका कॉस्ट हम लोगों ने कैलकुलेशन करना सीखा। जैसे कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ लोन, टर्म लोन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशंस कर लिया। इक्विटी में भी चर्चा चल रहा है, बिकॉज इक्विटी में वैराइटीज ऑफ प्रोसेस होता है, आप लोगों को पता है। जैसे कि इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पे डिस्कशंस किया था। सिमिलरली उसी तरह का जैसे CAPM ने आपने बीटा वगैरह, हाँ, बीटा का कैलकुलेशंस देखा, ठीक है। हम लोगों ने TCS, आपका एक्सिस बैंक, ऐसे कुछ बैंक कंपनीज को लेके रियल लाइफ मार्केट वर्ल्ड से लेके एनालाइज किए थे कि किस तरह से CAPM मॉडल काम करता है। स्पेशली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द सेंस मतलब कैपिटल का खर्चा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एज ए इन्वेस्टर्स आप क्या गेन करोगे। तो करेंटली हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी का दूसरा पहलू में बात कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टर जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो अपने रिटर्न के लिए क्या सोच रहा है। बेसिकली दैट इज द मोटो। मतलब अल्टीमेटली आप जितना रिटर्न में मांगोगे वो कंपनी के लिए खर्चा है। एकदम सिंपल है ना। आप जितना रिटर्न में मांगोगे एज ए इक्विटी शेयर होल्डर, हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट तो हम कर देंगे, बट इन्वेस्ट के बदले हमें रिटर्न चाहिए। तो जो हम रिटर्न में मांगेंगे क्या वो कंपनी के लिए कॉस्ट नहीं हो जाएगा। बस इसी पहलू में अलग अलग थ्योरी, मतलब थ्योरी इन द सेंस कॉन्सेप्ट, उसमें मैथ भी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी के वाइज आज जिस मैटर पे डिस्कस करेंगे दैट इज DDM, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। तो चलिए डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा कि किस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर रिटर्न कमाते हैं, रिटर्न कमाने का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जस्ट लाइक CAPM जैसे ही हुआ था उसी तरह का एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग DDM में बात करेंगे। थैंक यू। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है रिटर्न फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। कॉन्सेप्ट इज रेट ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड बाई, मेन कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी मतलब आप समझते हो, ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं ये लोग। कंपनी में ट्रूली इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी का ओनरशिप भी ट्रूली लेते हैं। और ट्रूली लेने का मतलब भी आप जानते हो ना, कि अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हो तो उसका बुरा भला आपको सब लेना पड़ेगा। तो इक्विटी का भी कॉन्सेप्ट कुछ वैसा है कि अगर आप कंपनी को सच्चा प्यार करते हो, मतलब आप कंपनी के प्रति सच्चा भरोसा कर रहे हो, तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में आपका भागीदार होना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो जोर का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक। जैसे किसी को प्यार करते हैं तो जैसे जोर का प्यार मिलता है, सिमिलर वे में, ठीक जिस तरह से अगर बहुत प्यार करते हैं तो उसका अगर बहुत दुख भी होता है तो वो दुख का पार्ट आपको बनना पड़ता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का सुख दुख के साथ है, ठीक है। तभी तो वो कंपनी का ओनर है ना। ट्रू ओनर तभी तो आप किसी का ट्रू ओनर तभी बन सकते हो। ये शेयर मार्केट में हम लोग पैसा लगाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो, बहुत सारा लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमा नहीं पाते और फिर बाद में बोलते हैं शेयर मार्केट में पैसा डूब गया या फिर रिटर्न नहीं आ रहा है। बेसिकली वो कंपनी को ट्रूली प्यार नहीं करता है या फिर सही पार्टनर नहीं चूज कर पाते। तो यही सब अलग अलग रीजन होते हैं। ये सब तो डिटेल्स चर्चा शेयर मार्केट के क्लास में चर्चा करते हैं, बट फिलहाल मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो स्टॉक मार्केट रिटर्न का एकदम हार्डकोर कैलकुलेशन एरिया है उसमें हम लोग DDM में डिस्कशन करेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो रिटर्न कमाना चाहते हैं उसी में एक मॉडल DDM मॉडल, ओके, उसी में एक मॉडल DDM मॉडल। तो
चलिए डीडीएम मॉडल में चर्चा को आगे बढ़ते हैं। तो मॉडल का नाम आपको पता चल गया, डीडीएम। डीडीएम, डीडीएम का मतलब क्या है? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डीडीएम का मतलब होता है डिविडेंड, ऐसे तो ये फुल फॉर्म है, मतलब तो आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, गजब का कैलकुलेशन होगा, अभी समझ में आएगा कि क्या है एग्जैक्टली। तो क्या है, चलिए धीरे धीरे मैटर को लिखते हैं। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल आज का हॉट टॉपिक है, आज का स्पेशल टॉपिक है डीडीएम। तो चलिए डीडीएम क्या है, तो कुछ पॉइंट्स मेरे साथ साथ, चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। Here we set टू टारगेट्स। यहाँ पर हम लोग दो टारगेट बनाएंगे। डीडीएम मॉडल में बेसिकली दो टारगेट बनाया जाता है, टू टारगेट, बात समझ रहे हैं ना? दो टारगेट, ठीक है सर बताइए तो क्या क्या दो टारगेट है? ओके सर, चलो ना, टारगेट ही तो बताने आए हैं कि डीडीएम मॉडल में एज ए इन्वेस्टर्स रिटर्न कमाने के लिए क्या दो मॉडल आप सेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट में लिखो टारगेट वन। टारगेट वन में लिखिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर। टारगेट वन, valuation of shares, and target 2 is, or target 2 in DDM, calculating RE, calculating RE मतलब record rate of return using DDM, calculating record rate of return using DDM, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोल सकते हो, रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इक्विटी, कैलकुलेटिंग RE यूजिंग DDM। तो दिस इज द टू टारगेट, ये दो टारगेट है जो हमें बेसिकली डीडीएम मॉडल से ढूंढना है। तो चलिए धीरे धीरे देखते हैं कि किस तरह से ढूंढ पाएंगे। तो चलो नेक्स्ट पेज। सबसे पहले तो ऑब्वियसली टारगेट वन का डिटेल्स, कैसे होगा टारगेट वन का अचीवमेंट। तो टारगेट वन का अचीवमेंट कुछ ऐसे होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, है ना, वैल्यूएशन ऑफ शेयर यूजिंग DDM, ओके, वैल्यूएशन ऑफ शेयर यूजिंग DDM। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में क्या होगा, इसमें सबसे पहले देखिए किसी भी शेयर में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढना बहुत जरूरी होता है। किसी के मन में चल रहा होगा इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, इट्स अ ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल और ओल्ड वैल्यू बोल सकते हो आप इसको, एक्चुअल और ओल्ड वैल्यू, मतलब जो इसका एक्चुअल है, ठीक है। किसी भी हर चीज का ना एक अपना एक्चुअलिटी होता है, कभी वो अच्छा परफॉर्म करता है तो प्रीमियम में चलता है, और कभी बुरा परफॉर्म करता है तो डिस्काउंट में चलता है, बट उसका एक्चुअलिटी तो होता है ना, कि हर एक चीज का अपना भी एक, आपका खुद का भी आप सोचिए, आपका एक ओरिजिनलिटी है। कभी कभी आप बहुत अच्छा हो जाते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाके काम करते हैं, कभी कभी अपने एक्सपेक्टेशन से नीचे जाके भी आप काम करते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उसका भी ना एक अपना एक्चुअलिटी होता है, तो वही एक्चुअल वैल्यूएशन जो है उसका, उसी को कहेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड, मतलब फ्यूचर में हमें डिविडेंड मिलने वाला है, फ्यूचर में हमें जो भी डिविडेंड मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू। गजब का पॉइंट है ना, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड, दैट इज, इसका एक फॉर्मूला पैटर्न है, फॉर्मूला गजब का है, इसको हम लोग IRR में भी फॉलो करते हैं, बट आप यहाँ पर थोड़ा लिखिए इसको, आपको धीरे धीरे करने से और समझ में आ जाएगा। सपोज मानिए कि आपको फर्स्ट ईयर में जो डिविडेंड मिलेगा उसको D1 बोलेंगे, और D1 डिविडेंड आपको किस में मिलेगा, रिटर्न पे मिलेगा, कंपनी रिटर्न कमाएगा, फिर वहां से मतलब रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी का है वहां से देके आपको डिविडेंड देगा। तो फर्स्ट ईयर में D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE, ठीक है,
D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RE, ये आपका फर्स्ट ईयर का रिटर्न है। सिमिलर पैटर्न में D2, मैं आपको इसको कैलकुलेशंस करके आगे और समझाऊंगा, यहाँ पर अब मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। 1 प्लस RE, 1 प्लस RE होल टू दी पावर 2, मतलब सेकेंड ईयर के रिटर्न में आप कितना डिविडेंड दोगे, बिकॉज कंपनी डिविडेंड कहाँ से देता है, कंपनी डिविडेंड आपके प्रॉफिट के पार्ट से देता है ना, अपने प्रॉफिट के पार्ट से देता है। जितना कंपनी प्रॉफिट करेगा, रिटर्न कमाएगा, उससे आपको डिविडेंड देगा, सिंपल है। तो 1 प्लस RE होल टू दी पावर 3, थर्ड ईयर गेन भी देगा। इस तरह से जितना दिन तक कंपनी अपना बिजनेस को बढ़ाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करके अप टू n नंबर्स तक चल सकते हैं ना, तो अप टू ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक, परपिचुइटी तक जा सकते हैं। जितना दिन कंपनी बिजनेस करेगा, उतना दिन कंपनी आपको रिटर्न कमा के आपको डिविडेंड देगा। आई होप आप मेरा बात को समझ पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये एक पैटर्न है, दिस इज द टारगेट वन का फर्स्ट पार्ट एज पर DDM। एंड नेक्स्ट इज इसी का, ये एक फर्स्ट पार्ट था, मतलब टारगेट वन का ये फर्स्ट पार्ट है। हाँ, मतलब टारगेट वन में ये हम लोगों ने DDM मॉडल में टारगेट वन में, दिस इज द टारगेट वन का फर्स्ट पार्ट, पहला पड़ाव था। चलो अब सेकेंड पड़ाव में चलते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो आपके मन में जो भी संदेह उत्पन्न हो रहा है, मतलब जो भी डाउट हो रहा है, उसका भी जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस के साथ जिंदगी में हर एक चीज सॉल्व कीजिए। पेशेंस के साथ मतलब इतना भी पेशेंस नहीं कि पेशेंस ही टूट जाए, लेकिन थोड़ा सा रीजनेबल पेशेंस। ऐसा कुछ कीजिए ताकि आप लाइफ में जीत पाओ। हारना नहीं है, ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डिफेंसिव से शायद खोएंगे नहीं, बट कुछ जीतेंगे भी नहीं। फोरकास्ट ऑफ डिविडेंड, दिस इज द सेकंड पढ़ाओ, मतलब टारगेट वन का ही दूसरा एक कॉन्सेप्ट, फोरकास्ट ऑफ डिविडेंड। तो चलिए, इसमें कुछ केसेस हैं। क्या केसेस है? केस वन, फोरकास्ट ऑफ डिविडेंड में पहला केस, नो ग्रोथ फार्म। कुछ बिजनेस ऐसा होता है जिसमें ग्रोथ बंद हो जाता है। गजब का पॉइंट है, आपको बड़ा मजा आएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। नो ग्रोथ फार्म, नो ग्रोथ फार्म कैसा है? सच फार्म हैज अ, लिखिए इसमें, सच अ फार्म हैज 100% पे आउट रेशियो। 100% पे आउट रेशियो मतलब ऐसा बिजनेस है, ऐसा फार्म है जिसका ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ नहीं है तो जो डिविडेंड मिलेगा सब दे देगा। ग्रोथ होगा तो डिविडेंड, प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर को बांटेगा नहीं। सिंपल, आपके घर के जैसा सोचिए ना। आप अपने फैमिली में देखना कि अगर किसी टाइम पे फैमिली में कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, कि अगर अच्छा घर बनाना होता है, या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली, नॉट ओनली मिडिल क्लास फैमिली, रिच फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, इवन पोर फैमिली, सभी को ये पैटर्न फॉलो करता है। जैसे अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, ठीक है। इन बंगालीज के लिए दुर्गा पूजा में शॉपिंग का फेस्टिवल भी है, तो बंगाली दुर्गा पूजा करते हैं। अगर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखें तो दिवाली होता है। तो दिवाली दुर्गा पूजा में जो हम लोग बहुत सारा कपड़ा खरीदते हैं, तो घर में तो एक सिंपल मैं बता सकता हूँ कि 10,000 का तो मिनिमम परचेस फैमिली कर ही लेता है। 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 खर्चा हो जाता है, 50,000, 1 लाख तक का भी खर्चा हो जाता है किसी किसी फैमिलीज में। तो अगर आपके घर में कोई स्पेशल कुछ काम हो, मतलब जो घर का वैल्यूएशंस को ग्रो करेगा, ठीक है। सपोज आपके घर में कोई ऐसा, आपके किचन में कुछ प्रॉब्लम था, आपके बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम था, तो आपको वो काम कराना है, तो आपको बोनस तो मिला है। तो अगर आप लोग सेक्रीफाइस करोगे कि भाई इस बार पूजा में थोड़ा कम कपड़ा लेंगे, थोड़ा कम शॉपिंग करेंगे, ठीक है, एक स्मार्टफोन कम खरीदेंगे, तो मे भी आपके घर का वैल्यूएशंस पे ग्रोथ होगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो अगर आप अपना प्रॉफिट का पार्ट अपने बिजनेस पे लगाओगे, तो अपने बिजनेस पे ग्रोथ होगा, बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपना प्रॉफिट का पार्ट, मतलब बिजनेस पे लगाने का कोई जगह नहीं मिल रहा है आपको, तो ऐसा फार्म को क्या, नो ग्रोथ फार्म, मतलब करेंटली बिजनेस पे ग्रोथ नहीं है, तो ऐसा फार्म ना डिविडेंड अच्छा देता है, ठीक है। और ये डिविडेंड जो भी प्रॉफिट करता है, ऐसा बिजनेस में आप ऐसा करेंटली सोच सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे आप आईटीसी को ले सकते हो। करंट आईटीसी का मूवमेंट कुछ ऐसा है, कुछ ग्रोथ का स्टेज नहीं दिख रहा है आईटीसी को, हो सकता है फ्यूचर में दिख जाए, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है। बट करंट लास्ट 1 ईयर का बात कर रहा हूं मैं आपको, आईटीसी को ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो उसके पास प्रॉफिट तो बहुत है, तो प्रॉफिट का पार्ट वो डिविडेंड के तौर पे दे रहा है। तो इसका सच ए फार्म हैज 100% पे आउट रेशियो, दैट इज
आई होप आप समझ रहे हो। आईटीसी का डिस्कशंस मैं शेयर के क्लास में करूंगा। जो लोग शेयर के क्लास में होते हो उनको आईटीसी का पूरा डिटेल्स पता चलेगा। 100% पे आउट रेशियो, दैट इज मतलब आप समझ रहे हो ना कि पूरा का पूरा डिविडेंड का क्या करेंगे, बिजनेस पे लगा देंगे। तो जब केसेस कुछ ऐसा होता है तब डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट इज डीपीएस इक्वल्स टू मतलब डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस इक्वल्स टू ईपीएस इक्वल्स टू परपिचुइटी, डिविडेंड पर शेयर इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर इक्वल्स टू परपिचुइटी। ठीक है, ये जब नो ग्रोथ फार्म है, 100% पे आउट रेशियो है, वैसा केस में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। और इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करें, IV0 का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होगा आपका, याद रखना आपके सम्स मतलब एग्जाम पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट है, IV0 मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू IV0 मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इंट्रिंसिक, और इंट्रिंसिक का मतलब भी मैंने आपको बताया, इंट्रिंसिक मतलब एक्चुअल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल और ओल्ड वैल्यू। अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय RE, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई अगर नो ग्रोथ फार्म है तो उसका क्या होगा। चलो सर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो एकदम दिमाग में छप जाएगा। एकदम ऐसे ही एग्जाम क्वेश्चंस में भी आता है, एग्जाम में भी आता है। द स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को लिखते हुए पढ़ते हुए चलो। हाँ, द स्टॉक ऑफ एक्स लिमिटेड is presently trading at ₹180। शेयर का दाम चल रहा है 180 करके। द फार्म इज नो ग्रोथ फार्म, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया क्रिसेंट ट्रेंड में आप आईटीसी को ले सकते हो, जिसका बिजनेस तो अच्छा है बट ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है, नो ग्रोथ फार्म। डिविडेंड डिसीजंस बोल के एक चैप्टर आएगा, उसमें भी मैं आपको ये सब चीजें फिर से बताऊंगा, बट वो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। नो ग्रोथ फार्म विथ 100% पे आउट रेशियो, नो ग्रोथ फार्म विथ 100% पे आउट रेशियो, मतलब जो भी प्रॉफिट करता है डिविडेंड पूरा डिक्लेयर कर देता है अपने शेयर होल्डर के बीच में, क्योंकि पैसा रख के फायदा नहीं है। उससे अच्छा है शेयर होल्डर का मोटिवेशन बना के रखो, ताकि फ्यूचर में वो कंपनी के साथ बने रहे, शेयर छोड़ के जाने का ना बात करे। अब बात समझ रहे हो ना। डिविडेंड अगर आप प्रॉफिट को यूज नहीं कर पाओगे तो अपने शेयर होल्डर में बांट दो, ये इट्स अ गुड डिसीजन। तो 100% पे आउट रेशियो। इट रिपोर्टेड ईपीएस ऑफ, इसका रिपोर्ट दिख रहा है कि अर्निंग पर शेयर ईपीएस ऑफ 30, ईपीएस ऑफ 30 मतलब अर्निंग पर शेयर आप समझते हो, कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 30 करके फॉर द ईयर, फॉर द ईयर जस्ट एंडेड। जो ईयर अभी खत्म हो रहा है उसमें ये पता चला कि उसका अर्निंग पर शेयर है 30 करके। कंपनी अपना बीटा, बीटा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था CAPM मॉडल में, बहुत इंटरेस्टिंग है, रिस्क फैक्टर है ये स्टॉक का। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो लोग बीटा वगैरह का कैलकुलेशन समझ लो और इन्वेस्टमेंट करो सर, बिकॉज सीरियसली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बीटा ऑफ द स्टॉक, बीटा ऑफ द स्टॉक इज 1.6। कंपनी अपना स्टॉक का बीटा बताया, रिस्क फैक्टर बताया 1.6, ये सब गिवन है। ठीक है, RF इक्वल्स टू मतलब रिस्क फ्री इज 5%, रिस्क फ्री है 5%, एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब मार्केट में हमेशा एक रिस्क तो होता है ना, तो उसके लिए एक प्रीमियम वैल्यू है। जो मार्केट में रिस्क है तो प्रीमियम के मार्केट रिस्क प्रीमियम इज ऑल्सो
5%, मतलब ये दोनों पॉइंट का मतलब, तो ये दोनों पॉइंट का मतलब है RF इज 5%, इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट में बिना रिस्क का मुझे 5% मिल जाएगा। चाहे मैं ऐसा जगह में पैसा अपना रख सकता हूँ जहाँ कोई रिस्क नहीं है, फिर भी मुझे 5% मिलेगा। और अनदर पॉइंट इज मार्केट रिस्क प्रीमियम, मतलब मार्केट में पैसा तो मेरा रिस्क की एरिया में मैं अगर रिस्क भी लगा रहा हूं तो मुझे थोड़ा प्रीमियम चाहिए, तभी तो मैं रिस्क लूंगा, अदरवाइज रिस्क लेने का क्या फायदा। तो उसका भी चल रहा है 5%। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो मार्केट रिस्क फ्री है 5% में, रिस्क प्रीमियम भी है 5% पे। तो रिस्क फ्री है 5% पे, रिस्क प्रीमियम भी है 5%। तो अब देखो, अगर रिस्क फ्री और रिस्क प्रीमियम दोनों 5% पे हैं तो आपको पूछता क्या है क्वेश्चन आपको पूछता है फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू of the share and give your investment advice। समझ में आया? This is our question। ठीक है। The stock of X Limited is presently trading at ₹80. The firm is a no growth firm with 100% payout ratio. It reported EPS of 30 for the year just ended. Beta of the stock is 1.6। RF is मतलब रिस्क फ्री है 5%, मतलब जहां मार्केट में रिस्क नहीं है ऐसा जगह में पैसा लगाओगे तो 5% रिटर्न आपको मिलेगा। मार्केट में रिस्क अगर लेना है तो और 5% एक्स्ट्रा आप चाहते हो जो मार्केट में चल रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है जो आपको करेंटली डिविडेंड मॉडल में कैलकुलेट करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, चलो सॉल्यूशंस करते हैं ना। सॉल्यूशन इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले तो स्टेप 1, पहले एज पर CAPM देखते हैं। पहले एज पर CAPM देखते हैं, फिर मैं आपको DDM में भी लेके जाऊंगा। तो CAPM का कुछ प्रॉब्लम को कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था इसको CAPM में क्योंकि बीटा दिया है तो आपको भी पता होना चाहिए कि अगर बीटा देगा तो हमें क्या करना चाहिए, तो आपको CAPM में आ जाना चाहिए बिकॉज आपको बीटा गिवन है। तो बीटा गिवन है मतलब देखो इस तरह से आपको DDM और CAPM के बीच में बाइफरकेट भी करना जानना है। ठीक है, कि किससे आप पता करोगे कि भाई अल्टीमेटली मुझे कौन सा अप्रोच लेना है। तो क्योंकि बीटा गिवन है तो एज पर CAPM रिटर्न ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू RF प्लस, ये आप लोग जानते हो, मार्केट रिस्क प्रीमियम मार्केट रिस्क फ्री इनटू बीटा। दिस इज द फॉर्मूला, आई होप आपको याद है। रिस्क फ्री आपका है 5 प्लस RM माइनस RF मतलब मार्केट रिस्क प्रीमियम माइनस रिस्क फ्री, ये भी आपका है 5, है ना। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम माइनस रिस्क फ्री है आपका 5। तो बीटा आपका पता है, आपको बोल के रखा है 1.6। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देखो, 5 इंटू 1.6 हो जाता है 8, 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 13%, है ना। तो दिस इज योर स्टेप 1। आपको अभी स्टेप 2 करना चाहिए। स्टेप 2 में आपका होता है फॉर नो ग्रोथ फार्म, फॉर नो ग्रोथ फार्म IV0 इक्वल्स टू, मैंने आपको अभी बताया किस तरह से करना है, EPS बाई RE, है ना।
डीडीएम मॉडल में आपको अभी मैंने दिया ना कि जब नो ग्रोथ फार्म होगा तो IV0 हो जाएगा EPS बाई RE। जस्ट फ्यू मिनट्स बैक मैंने आपको बताया। तो आपका EPS कितना है 30 और RE भी आपको आपने कैलकुलेट कर लिया 13%। तो आपका RE इज 13% का मतलब क्या है 0.13 मतलब 13 डिवाइडेड बाई आप 100 करोगे तो ये 0.13 होता है ना, तो ये पॉइंट में करेंगे तो 13 डिवाइडेड बाई 0.13 तो ये हो जाता है आपका 230.77 230.77। तो अब आपका डिसीजंस देखो एकदम फटाफट निकल गया। सिंस एक्चुअल मार्केट प्राइस since actual market price is that is actual market price that is P0 कितना है 180 है ना। P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस को P0 से डिनोट करेंगे। P0 इक्वल्स टू 180 is 180 is लेस देन IV0 इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। जिसका मतलब द स्टॉक इज अंडर प्राइस्ड, मतलब स्टॉक कम दाम में चल रहा है। द स्टॉक इज अंडर प्राइस्ड एंड शुड बी परचेस्ड। भाई 230 इसका होना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब अपने इंट्रिंसिक में तो ये जाएगा, फिर प्रीमियम में भी जा सकता है अगर बिजनेस अच्छा हो तो, लेकिन इंट्रिंसिक भी तो जरूर जाएगा आज नहीं तो कल। तो करेंटली 180 में चल रहा है तो ये शुड बी परचेस्ड है, प्राइस एंड शुड बी परचेस्ड, शुड बी परचेस्ड मतलब ये खरीदना चाहिए, ये खरीदना चाहिए। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको परचेस कर लेना। तो ये था सम्स है ना। पहले आप CAPM मॉडल को यूज करके RE कैलकुलेट कर लिए, फिर आप डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को यूज करके नो ग्रोथ फार्म में IV0 का मॉडल यूज करके आप इसका रियल वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लिए एंड फिर आपने आपका डिसीजंस भी बोल दिया कि मार्केट प्राइस 180 है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, तो मार्केट में इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आप DDM मॉडल को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से आप DDM मॉडल को या DDM मॉडल में जो भी होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो। The stock of X Limited is presently trading at 76. It is a no growth farm with 100% payout ratio. With 100% payout ratio. It reported in EPS of 8 for the year just ended. It has been found that when the
market changes by 10%, the stock changes by 25%. RF RM minus RF equals to 8%. Find out the intrinsic value of the stock. Find out the intrinsic value of the stock. ये आपका होमवर्क है रिगार्डिंग DDM, ठीक है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करना है और मुझे सॉल्व करके बताना है कि का आंसर क्या हुआ आप लोगों का, और आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी आप जरूर देना। गिव योर डिसीजंस इस भाई स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आप DDM मॉडल को सॉल्व करो, आप DDM मॉडल को सॉल्व करो, CAPM यूज करो, DDM यूज करो, यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करो और मुझे बताओ, ठीक है। डिविडेंड में बाकी पार्ट भी है जो मुझे आपको नेक्स्ट में बताना है, मैं आगे आगे बाकी चीज भी आपके साथ चर्चा करूंगा। तो मेरा ये क्लास आज इतना तक ही था। ठीक है, तो आई होप आपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल एंड ऑल्सो CAPM के बारे में आपको एक आइडिया हुआ, ठीक है। डिविडेंड डिस्काउंट में और भी कुछ पॉइंट्स है, मैं आपके साथ आगे चर्चा करता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो इन दिस वीडियो ये इतना तक ही है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिविडेंड डिस्काउंट का बाकी पार्ट आप जरूर देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।